तो नमस्कार दोस्तों, वापस चर्चा करते हैं पाकिस्तान की। तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में एक बात बताई कि जो पाकिस्तान का पूरा स्टेट था वो एक बेसिकली एक आइडिया था, और वो आइडिया एक तरीके से मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, इनके कंसेप्चुअलाइजेशन से बना। बट क्योंकि वो केवल एक आइडिया था और कभी टेरिटरी हिस्टोरिकली एग्जिस्ट नहीं करी थी, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी लोगों के मन में कि पाकिस्तान है क्या। चर्चा जरूर होती थी, बातें जरूर होती थी, लेकिन क्लैरिटी कभी नहीं हो पाती थी कि वो है क्या। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी बहुत चालू थे। ब्रिटिशर्स एक तरीके से मुस्लिम लीग को बैलेंसर यूज करना चाहते थे कांग्रेस के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ना तो मुस्लिम लीग को प्रैक्टिकली ग्रो करने की इंकरेजमेंट दी कि भाई आप ग्राउंड लेवल पे ग्रो करें और ग्राउंड लेवल पे लोगों को इकट्ठा करें जैसे कांग्रेस मोबिलाइज कर रही थी। और कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का एक फोकस ये भी था कि जो पूरी मुस्लिम लीग की लीडरशिप है वो एलिटिस्ट लोगों के हाथ में रहे, ताकि कोई भी ग्राउंड लेवल लीडर एक तरीके से उबड़ के ना आ पाए। तो हुआ क्या, देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में एक बात बताई थी कि जब सैयद अहमद खान ने ये बात बोली कि भाई कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना और उसके बारे में नॉलेज जानना जरूरी है ताकि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर पाए, उसी को काउंटर करने के लिए दियोबंदी, बरेलवी मूवमेंट्स भी चली थी। तो होने क्या लगा दोस्तों, अब मुस्लिम लीग जो थी एक तरीके से डोमिनेंट हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उसको ब्रिटिशर्स का एक्सेस था और ब्रिटिशर्स एक तरीके के कंपनी के मैनेजमेंट वाले थे। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है वो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ एंगेज कर रही थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ एंगेज कर पा रही थी। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से जो थे उन्होंने बाकी जो ये मूवमेंट्स थी, बरेलवी हो गई, एक तरीके से अपने दियोबंदी हो गए, इनको कभी इनकरेज नहीं किया। तो हुआ क्या इस तरीके से कि ये मूवमेंट्स एक तरीके से मुस्लिम लीग की भी परछाई के नीचे दबी रही। ये मत भूलिएगा कि आप किसी भी मूवमेंट को सप्रेस करेंगे तो एक ना एक दिन वो उबड़ के बाहर आएगी, और ये हुआ और ये होगा। अभी हम देखेंगे कि जब पाकिस्तान बनता है तो कैसे जो ये बरेलवी है, दियोबंदीज हैं, ये एक तरीके से एक फोर्स बन के बाहर आते हैं और इवेंचुअली थोड़े ही समय में पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद मुस्लिम लीग को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ प्रोक्सिमिटी बना के रखने लगी, और कहीं ना कहीं बार बार ये बात होने लगी रहमत अली के वो आर्टिकल के बाद, नाउ और नेवर के, कि पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि पाकिस्तान में जो टेरिटरीज के बारे में बोला गया, उन टेरिटरीज की भी एक ज्योग्राफिकल लिमिट थी, क्योंकि हर टेरिटरी की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, एक बाउंड्री होती है। अब ये बात बोलना कि भाई पूरा कश्मीर हमें चाहिए, तो कश्मीर तो एक तरीके से जम्मू से लेके जिंजियांग तक था दोस्तों। और जिंजियांग में भी एक समय पे मुस्लिम रूलर थे याकूब बेग नाम के। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद गुलाब सिंह जामवाल उस टाइम पे कश्मीर के रूलर बने थे, उस समय की बात है। तो क्वेश्चन ये है कि जब मुस्लिम लीग ये बात बोलती थी कि हमको कश्मीर चाहिए, हमको ये फलानी टेरिटरी चाहिए, हमको सिंध चाहिए, हमको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चाहिए, अफगानिया चाहिए, उन टेरिटरीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान में क्या होगी वो कभी ना तो जिन्ना समझा पाए, ना मुस्लिम लीग का कोई लीडर समझा पाया। और आयरॉनिकली ब्रिटिशर्स जो मुस्लिम लीग को और उसके इस आइडिया को एक तरीके से रोमांटिसाइज करते थे, वो भी समझा नहीं पाए। तो कोई नहीं जानता था कि वो टेरिटरी जो बोली जा रही है उसके ज्योग्राफिकल लिमिट क्या होगी, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होगा। तो जब तक ये चीज की क्लैरिटी नहीं थी, एक एम्बिग्विटी बनी रही। लेकिन एक आइडिया पे, ये मत भूलिएगा, एक आइडिया पे पूरा एक मूवमेंट, एक रिवोल्ट चलता रहा। यहां पर एक जगह पर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी, फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, वो एक इंडिया, एक मॉडर्न नेशन स्टेट के लिए लड़ रहे थे। और यहाँ एक पाकिस्तान था जो मुस्लिम लीग थी, जो उसको कंसेप्चुअलाइज कर रही थी, जो लोगों के मन में एक बात बिठा रही थी कि एक सेपरेट टेरिटरी की जरूरत है। लेकिन वो टेरिटरी की बाउंड्री, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा से रिलीजन एक टैक्टिक बना के उसका प्रयोग करती रही, तो ये टैक्टिक एक तरीके से मुस्लिम लीग हर चुनाव में उसका प्रयोग करती थी। उसने ये टैक्टिक 1937 और 35 वाले चुनावों में भी प्रयोग किया। उसके बाद उसने यही टैक्टिक एक तरीके से 1945-46 के चुनावों में भी प्रयोग किया। तो 1945-46 जो 1945 और 46 वाले चुनाव हुए, उस समय मुस्लिम लीग ने इस टैक्टिक को बहुत अग्रेसिवली यूज किया कि रिलीजन जो है एक बाइंडिंग फोर्स बनाया जाए जिसके तहत इलेक्शन लड़ा जाए। अगर आप 1945-46 इलेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी कभी मॉडर्न इंडिया में करते हो तो आप ये जानोगे कि जिस तरीके का कैंपेनिंग मुस्लिम लीग ने करा
जिस तरीके की कैंपेनिंग जिन्ना ने करी वो बड़ी कम्युनल थी, क्योंकि ये बात बोलना उस कैंपेन में कि भाई इस्लाम इज इन डेंजर, ये बात बोलना कि इफ यू आर अ मुस्लिम देन यू हैव टू वोट फॉर मुस्लिम लीग, कहीं ना कहीं जो कैंपेन बनाया गया, जो डिजाइन किया गया और जो कैंपेन की एक स्टोरी, एक नरेटिव थी, वो ये थी कि अगर आप एक मुसलमान हैं और एक सच्चे मुसलमान हैं तो आप इस्लाम को खतरे में जाने से रोकेंगे, और इस्लाम को खतरे में जाने से रोकने का तरीका यही है कि आप मुस्लिम लीग का सपोर्ट करेंगे। ये तरीके के कैंपेन से ब्रिटिशर्स भी काफी अलार्म हुए, उनको भी काफी शॉकिंग लगा। हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को, जो एक सेकुलर कैंपेन पे चल रहे थे जिसमें हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था कि सारी कम्युनिटीज को एक साथ ले के, एक साथ एकजुट करके जोड़ के चलाया जाए, वो भी इस चीज से बड़े अलार्म हुए कि एक आइडिया के ऊपर इतना फोकस दिया जा रहा है जिसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, लेकिन उस आइडिया को मटीरियलाइज करने के लिए रिलीजन का एक प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का 1945 इलेक्शन में कैंपेन इस तरीके का डिजाइन हो गया कि उन्होंने पूरा का पूरा कैंपेन ये बना दिया कि एक भी वोट मुसलमान का अगर वो मुस्लिम लीग के फेवर में जाएगा तो वो प्रॉफिट मोहम्मद के फेवर में जाएगा। इस तरीके का कैंपेन डिजाइन करना और इस तरीके के कैंपेन के तहत लोगों को कम्युनलाइज करके एक पर्टिकुलर माइंडसेट के तहत उनको एकजुट करना, ये स्ट्रैटेजी मुस्लिम लीग ने अपनाई। जिन्ना ने जब इस टैक्टिक का, इस स्ट्रैटेजी का, इस्लाम को यूज करके एक तरीके से इलेक्शन लड़ने की स्ट्रैटेजी जो उन्होंने शुरू कर दी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी मुहिम छेड़ दी और एक ऐसा थॉट दे दिया फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान को, जिसको ना तो वो खुद कंट्रोल कर पाए और ना आज की डेट में वहां के लीडर्स उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम लीग को हमेशा ये बोल के सपोर्ट करा कि वो मुसलमानों के सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उन्होंने उसको हमेशा कांग्रेस के खिलाफ एक चैलेंजर, एक बैलेंसर बना के उसका प्रयोग करा। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग को हमेशा से ये बोला गया, एक नैरो माइंडेड अप्रोच दी गई ब्रिटिशर्स के भी तहत, तो कहीं ना कहीं पूरा कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ दैट आइडिया कि एक पाकिस्तान होगा, वो बहुत ही मायोपिक, लिमिटेड आइडिया बन गया। अब दिक्कत ये हुई दोस्तों कि ये पार्टी में जब एक इतनी माइन्यूट थिंकिंग, एक मायोपिक थिंकिंग आ गई कि भाई हम सिर्फ एक रिलीजन, एक फैक्टर को यूज करेंगे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, तो कोई भी बंदा मुस्लिम लीग में अगर जिन्ना को या उसके टैक्टिक को अपोज करता था तो उसको ट्रेटर कह दिया जाता था, और उसको यह बोल दिया जाता था कि आप मुस्लिम लीग में रहने के लायक नहीं है। और ब्यूटी देखिए दोस्तों कि ये जो टैक्टिक जो इन्होंने नर्चर करा कि किसी भी ऑपोजिशन को उन्होंने ओपोज किया और किसी भी ऑपोजिशन वाले बंदे को ट्रेटर का टैग दिया गया, ये फ्यूचर में जाके पाकिस्तान के एक स्टेट का हॉलमार्क बन गया। इसी कारण एक पाकिस्तान जो एक उस टाइम पर सोसाइटी थी जिसमें मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ मुस्लिम्स रहते थे, उसमें सुन्नीस भी थे, शियास भी थे, अहमदियास भी थे, वो किसी को अकोमोडेट नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस था, जो आइडिया था स्टेट का, उसको बनाने के लिए जो पार्टी बनी, वो बनाने की पार्टी जो मुस्लिम लीग थी, उसका भी एक बहुत मायोपिक अंडरस्टैंडिंग और एक मायोपिक थॉट था। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, उसको ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा कि आज की डेट में जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हम कभी पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि वो एक बेसिकली इस्लामिक स्टेट है। और वो इस्लामिक स्टेट भी एक कोहेसिव इस्लामिक स्टेट नहीं है, एक होमोजिनस इस्लामिक स्टेट नहीं है, क्योंकि वहां पर जो हेट्रोजीनस इस्लामिक स्ट्रैंड्स हैं, जो कम्युनिटीज जो सुन्नी मुस्लिम्स नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। और ये सारे के सारे रूट कॉज का जो जड़ है वो थी मुस्लिम लीग और उसकी ये मायोपिक थिंकिंग जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताई। तो कहीं ना कहीं अब हम ये बात समझ गए कि जो नया पाकिस्तान बनने जा रहा था और जो नया पाकिस्तान एक स्टेट के तहत आने वाला था, वो एक बड़ा लिमिटेड थॉट वाला, एक लिमिटेड थिंकिंग वाला स्टेट बन रहा था। तो कहीं ना कहीं इस स्टेट में बाकी जो स्ट्रैंड्स थे सोसाइटी के, वो अकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। इसी चर्चा को अगले वीडियो में और आगे बढ़ाते। धन्यवाद।